नेकी वो होती है जो छुपाकर की जाए। अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को इस बात का इल्म भी ना हो। मगर कुछ लोग नेकी के बदले महज दिखावा करते हैं, जैसे उनको गरीबों और फकीरों की बहुत फिक्र हो। मेरे अपने खानदान में ऐसे कई लोग थे जो गरीबों को सिर्फ दिखावे के लिए उनकी मदद करते। अक्सर औकात मेरे मामू ताया में से मर्द हजरात ऐसे भी थे जो पास खड़ी भूखी बच्ची को नजरअंदाज किए खामोशी से खुद लजीज खाना खा जाते थे। और मुझे अपने खानदान के ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। मैं हमेशा दुआ करती कि मेरा ससुराल और मेरा शोहर गरीबों और मोहताजों की मदद करना जानता हो। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक औरत और मर्द शादी के बाद एक दूसरे का लिबास होते हैं और दोनों एक दूसरे को मिलकर मुकम्मल करते हैं। मेरे अब्बा बिजनेसमैन थे, मगर वो एक मगरूर इंसान थे। उनको अपनी धन दौलत पर बहुत गरूर था। न सिर्फ अब्बा बल्कि अब्बा की पूरी फैमिली खुद पर बहुत गरूर करते थे। मेरी आज तक अपने ददियाल से ना बनी थी। सब कहते कि इस लड़की में बहुत अकड़ है, मगर मैं जानती थी कि मैं किस वजह से अपने ददियाल से दूर हुई। ऐसा नहीं था कि अब्बा के पास पैसे नहीं थे, मगर इतने पैसे होने के बावजूद भी मुझ में कभी लालच नहीं आया था और ना ही कभी गरूर आया था। मेरी तमाम सहेलियां गरीब घरानों से ताल्लुक रखती थीं, जिस बात से मेरे अब्बा को हमेशा चिढ़ रहती। मैंने तो अब्बा से कह दिया था कि मुझे कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक आम से घर का एक आम सा आदमी चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं। मगर अब्बा की इज्जत पर हर्फ आता था, इसलिए वो मेरी किसी बात को कभी संजीदगी से लेते ही नहीं थे। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो बेहद खूबसूरत था, मगर वो एक सफेद पोश घराने से था। यहाँ कमाने वाला भी वही था, मगर खाने वाले 6 लोग और मौजूद थे। उसके अब्बा को फालिज का अटैक हुआ और वो बिस्तर पर आ गए। उस रोज के बाद उस लड़के को ही कमाना पड़ा। मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो बेवजह किसी भी लड़की से बात नहीं करता था। बहुत जरूरी काम होता तो सलाम दुआ के बाद सीधा बात पर आता। मैंने कई बार उसके दोस्तों के जरिए उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा इनकार कर देता। मैंने उसके दोस्तों को सख्ती से मना कर रखा था कि इस बात का जिक्र कभी भी उस लड़के को ना हो कि ये पैसे मैं भेजती हूँ। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। एक रोज मैं बंद संवर कर कॉलेज गई कि शायद आज वो मुझे देख लें, मगर ये मेरी खुशफहमी ही थी। उस लड़के ने एक नजर भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। मगर सबसे ज्यादा हैरानी उस बात की थी कि उसके पास जो भी मदद के लिए जाता वो उसकी मदद कर देता। ये बात उसको मजीद पुरकशिश बनाती थी। एक रोज मैंने सोच लिया कि मैं आज उस लड़के से दो टोक अल्फाज में बात करूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। मुझे लगा कि वो गुस्सा होगा, मुझ पर हाथ उठाएगा या मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाएगा, मगर उसने ऐसा कुछ ना किया। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि रिश्ता मैं नहीं बल्कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर आकर लेंगे। मैं उस लड़के की फरमाइश पर आंखें फाड़े उसे देखती रही। मैं जानती थी कि अब्बा किसी सूरत भी नहीं मानेंगे। मैंने उसे मिन्नत समाजत की कि किसी तरह वो मान जाए, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और खामोशी से वहां से चला गया। मैं भी काफी अफसुर्दा सी फिरती रही। सारा दिन गुजर गया। जब छुट्टी का वक्त आया तो मैं कुछ देर कॉलेज में ही रहना चाहती थी। मेरा घर पर दम घुट रहा था। उस लड़के के इनकार से मेरा दिमाग साए साए करने लगा था। मैं कुछ देर आराम की खातिर कॉलेज की पिछली तरफ आ गई। मैं बहुत अफसुर्दा थी। मैं अपने ख्यालों में गुम चल रही थी कि किसी एक क्लास से मुझे कुछ बातों की आवाजें आ रही थीं। मुझे काफी हैरत हुई कि सारा कॉलेज खाली हो चुका है, मगर यहाँ कौन है। पहले पहल मुझे लगा कि कोई उस्ताद होंगे, मगर जब आवाज की तरफ गौर किया तो वो कोई जानी पहचानी आवाज थी। तजस्सुस के मारे जैसे ही अंदर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वही लड़का जिससे मैं मोहब्बत करती थी ना जाने किसको फोन मिलाकर कह रहा था कि जो हमने चाहा था वैसा हो गया। इतनी सी बात करके वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ा, उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एकदम धाड़ा और कहने लगा कि तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही हो। उसके ऐसा कहने पर मेरी तो हैरत से आंखें फैल गईं, क्योंकि मैं तो किसी गलीज नीयत से यहाँ नहीं आई थी और ना ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि उस कमरे में वही लड़का होगा। मगर बात इतनी भी बड़ी ना थी जो वो ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए था। बहरहाल मैं उससे माजरत करती बाहर आ गई। अब तो मुझे उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि कभी वो लड़का मेरी जिंदगी में शामिल भी होगा।
मैं अभी घर गई ही थी कि एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे। अम्मा से पूछने पर इल्म हुआ कि वो अब्बा के करीबी दोस्त हैं। मैं खामोशी से कमरे में चली गई, मगर थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि अम्मा ने तो मेरे सर पर पहाड़ ही तोड़ दिया। जब अम्मा ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे जो तुम्हारे अब्बा के दोस्त आए हैं वो तुम्हें ही देखने आए हैं। यानी मेरा रिश्ता किया जा रहा था और मुझे इस बात की भिनक भी नहीं पड़ने दी। मैं तो अम्मा को हैरत से देख रही थी, जो मेरे कमरे से फालतू चीजें उठा रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप लोगों ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। तो अम्मा कहने लगी, हम कौन सा अभी तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अब तो ये बस देखने ही आए हैं। मगर मुझे अम्मा की बात ने बहुत गुस्सा दिलवा दिया। मैं जल्दी से उठी और वैसे ही हुलिये में मेहमानों के सामने चली गई। अब्बा मुझे गंदी मंदी हालत में देखकर आग बगोला हो गए और कहने लगे कि क्या हुलिया बनाया हुआ है। मगर मैंने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से वहां बैठी रही। लड़के वाले जा चुके थे, मगर अब्बा का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, जबकि मैं बार बार कह चुकी थी कि मुझे अपनी पसंद की ही शादी करनी है। मगर शायद अब्बा ने मेरी बात को बारीकबीनी से सोचा ही नहीं था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। लड़के वालों ने घर जाकर खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। रिश्ते से इनकार होना था कि अब्बा ने तो पूरा घर सर पर उठा लिया। मगर मुझे अब्बा से ये उम्मीद ना थी कि वो इतना गुस्सा करेंगे। मगर गुस्सा किस बात का था, मुझे ये भी इल्म नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी रही, जब अम्मा कमरे में आई और कहने लगी कि लड़के वालों ने इनकार कर दिया है। मगर मेरे चेहरे पे कोई भी परेशानी या दुख न देखकर मेरी अम्मा सर पकड़कर बैठ गईं और कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा को इस रिश्ते के इनकार से न जाने कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा तो अब बात समझ में आई कि अब्बा वहां मेरा रिश्ता क्यों करना चाहते थे, जबकि लड़का भी एबनॉर्मल था। मुझे अब्बा की सोच पर बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने बिजनेस की खातिर अपनी बेटी तक का सौदा कर सकते हैं। इस रिश्ते के बाद अब्बा ने ऊपर नीचे 2-3 रिश्ते घर पे बुलाए और सबके सभी अब्बा के बिजनेस पार्टनर थे। अब्बा ने एक रिश्ता देखा जो उन सबसे ज्यादा अमीर था और अब्बा को बहुत मुनाफा भी मिल रहा था। मुझे तो अब्बा पे हैरत थी, ये कैसा बात था। बहरहाल मेरी एक ना चली और अब्बा ने मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से कर दी। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं, मगर मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल किसी तौर पर मुतमईन नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस शादी से कैसे जान छुड़वाऊं। मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो, और अल्लाह के किए फैसले हम सब के लिए बेहतरीन होते हैं। लेकिन इस बात का अंदाजा हमें वक्त के साथ साथ होता है। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। और फिर वो दिन भी आ ही गया जिस रोज मुझे अपने शोहर के साथ रुखसत होकर उसके घर जाना था। मैं अपने शोहर के साथ रुखसत होकर घर गई तो वो कोई घर नहीं बल्कि महल था। ये सोचकर अब्बा से मुझे और नफरत होने लगी कि अब्बा ने तो बहुत अच्छा हाथ मार लिया, मगर अपनी बेटी की खुशियों की परवाह तक ना की। दिलचस्पी तो मुझे अपने शोहर में भी ना थी, मगर जो साथ लिखा था वो तो निभाना ही था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शोहर को अपने पास नहीं आने दूंगी और उसको बस नखरे ही दिखाती रहूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने शोहर को अपने पास नहीं आने दिया और उससे दूर दूर रहती। शोहर तो शक्लो सूरत से काफी खूबसूरत था, मगर मैं उस खूबसूरती का क्या करती जब मुझे अपनी पसंद ही ना मिली। मेरे दिल में अब्बा के साथ साथ अपने शोहर के लिए भी नफरत पैदा हो रही थी। वो हर वक्त घर पे मेरे साथ साथ रहता, मेरा ख्याल रखता, मगर उसकी ये मोहब्बत मुझे उलझन में मुब्तला कर देती। मैं उसे चिढ़ाने लगती और अक्सर औकात बदतमीजी से बात भी करती। मगर एक रोज मेरा शोहर रात के वक्त मेरे सोने के बाद मेरी टांगे दबा रहा था, जब अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने जब अपने शोहर को अपनी टांगे दबाते देखा तो मैं गुस्से से चीखने लगी और कहने लगी कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरा शोहर मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम्हारी खिदमत मेरा फर्ज है। जैसे मेरी जिंदगी का हर काम तुम पर फर्ज है, वैसे ही तुम्हारी सब काम भी मुझ पर फर्ज हैं। अगर मैंने तुम्हारे सारे दिन की थकावट के बाद टांगे दबा दी हैं तो कोई गुनाह नहीं किया। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। और मेरी टांगे छोड़कर एक तरफ होकर लेट गया। पहले पहल तो मुझे लगा कि ये सब दिखावा है, मगर मेरी समझ में एक बात ना आई कि वो दिखावा आखिर क्यों कर रहा है। वो चाहता तो मुझे तलाक भी दे सकता था या दूसरी शादी भी कर सकता था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था।
मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर भी अब्बा के साथ शामिल है उनकी हर चाल में, और मुझे बस एक खेल का मोहरा बनाया हुआ है। कई दिन गुजर गए। अब मुझे उस घर में रहने की आदत होने लगी थी। उस घर के सभी लोग बहुत नरम मिजाज थे। मुझे लगता कि ये सब दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, मगर वो आपस में भी जब नरमी से पेश आते तो मैं तंजिया मुस्कुराने लगती और सोचती कि साल 2 साल गुजरने की देर है, इनके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। मेरी सास जो कई ओल्ड हाउसेस चलाती थी, मुझे सब दिखावा लगता। मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी, उस सब के बाद ऐसा सोचना यकीनी था। मेरी जगह अगर कोई और होता तो यकीनन वो भी यही सब करता। एक रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली तो कमरे में पानी न पाकर मैं किचन की तरफ चल पड़ी। किचन के बाहर जाते ही मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जब किचन से बर्तन हिलाने की आवाजें आ रही थीं, मैं एकदम घबरा गई। मुझे लगा शायद कोई चोर है। मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा था। मैंने डरते डरते जैसे ही किचन में झांका, मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि मेरी सास ही बड़े पतीलों में खाना बना रही थी। ऐसे पतीले तो मैंने अपने घर किसी फंक्शन वगैरह पर देखे थे। मुझे काफी हैरत हुई। मैं अचानक किचन में गई तो मेरी सास मुझे वहां देखकर एकदम चौंक गई। मेरी सास का रंग एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो एकदम से कहने लगी कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हैरत से इतने लजीज खानों को देख रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं तो पानी पीने की गर्ज से यहाँ आई थी, मगर आप ही इतना खाना किसके लिए बना रही हैं? मेरी सास कहने लगी कि हमारे पड़ोसी काफी गरीब हैं, मैं बस उनके लिए खाना बनाती हूँ ताकि उनको खाना खिला के हमें सवाब मिले। मैं सास का झूठ साफ पकड़ चुकी थी, क्योंकि हमारे आसपास तो कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं था जो गरीब हो। यहाँ तो सब अमीरजादे ही थे। मगर मैंने सास को कुछ ना कहा, क्योंकि मैं हकीकत जानना चाहती थी। अगर सास से पूछती या ज्यादा सवाल करती तो वो मेरे शोहर को शिकायत कर देती, और फिर वक्त में ऐसा नहीं चाहती थी। मैं हर रोज चुपके से सास को देखती। सास आधी रात को खाना बनाती और फिर अपनी बेटी को दरवाजे की रखवाली करने के लिए छोड़कर खुद वो देगचे गाड़ी में रखवाकर कहीं चल पड़ती। कई रोज ऐसा ही चलता रहा। मैं अक्सर अपने शोहर को तंजिया अंदाज में कहती कि तुम्हारी अम्मा तो बहुत नेक दिल औरत है, सबकी मदद करती हैं, मगर वो मुस्कुराकर कहता कि मेरी माँ ऐसी ही हैं। शायद वो मेरा तंज नहीं समझ पा रहा था, या समझ के भी ना समझ बन रहा था। अब तो सास मुझसे भी खाना बनवाती। इतने खाने बनाकर मैं तो थक जाती और अपने शोहर से कहती कि अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तुम्हारी माँ को सबकी मदद करने का शौक है, तो वो ये काम खुद करें, वरना अपने लिए किसी मुलाजमा का इंतजाम कर लें। मैं ऊंचे लहजे में बात कर रही थी जब मुझे अंदाजा ही ना हुआ कब मेरी सास कमरे में खड़ी हमारे बातें सुन रही थी। मैंने जैसे ही सास को देखा तो अपने आंसू साफ करती कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा मेरा शोर अब मुझ पर गुस्सा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा शोर मुझ पर गुस्सा तो ना हुआ, मगर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। ये सब मुझे अपनी सास की चालाकी लग रही थी कि शायद वो हम दोनों मियाँ बीवी में फूट डलवाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। मेरी सास हर रात खाना पड़ोस में देकर आती और कहती पड़ोसियों का हम पर बहुत हक है, और फिर वापस आती तो उसके हाथ में हजार हजार के बहुत सारे नोट होते। मैं रोजाना ज्यादा खाना बनाकर तंग पड़ गई थी, तो सोचा आज देखूं कि सास खाना किसके लिए बनवाती हैं। रात शोहर के सोने के बाद मैंने सास का पीछा करने का फैसला किया, और जब वो खाना लेकर जाने लगी तो मैं भी बुर्का पहनकर उनके पीछे चली गई। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि सास खाना पड़ोसियों के बजाय खाना संभालते चलती हुई आगे चली गई। मुझे काफी हैरत हुई, क्योंकि सास तो कहती थी कि वो पड़ोसियों का ख्याल रखती हैं, मगर ये क्या था? सास तो न जाने कहाँ को चल पड़ी थी। सास एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। मैं भी अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगी। मुझे सुनसान रास्तों से खौफ तो आ रहा था, मगर मेरी सास बिल्कुल निडर होकर चल रही थी। चलते हुए एक जगह पर ठहरी और फिर एक फकीर की झोंपड़ी में दाखिल हुई, और जब मैंने झोंपड़ी में झांक कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी सास तो उस झोंपड़ी में फकीर के साथ बैठी खाना खा रही थी और उसके साथ खुशगपियों में मसरूफ थी। मैं तो हैरान थी कि मेरी सास उस इंसान को जानती है। वो ढेर उम्र शख्स बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे पर बेहद नूर था कि उस शख्स पर नजर नहीं टिक रही थी। खाना खाने के बाद मेरी सास उस आदमी से गले मिली और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सास की इस हरकत ने बहुत हैरान किया। इससे पहले कि वो घर से बाहर आती, मैं एक जगह पर छुप गई और चोर नजरों से फकीर की तरफ देखने लगी, जिसने जेब से हजार हजार के नोट निकाले और मेरी सास के हाथ में थमा दिए।
सास ने लेने से इनकार कर दिया, मगर उस फकीर के हुलिये में बैठे शख्स ने जबरदस्ती वो पैसे मेरी सास को पकड़ा दिए। सास पैसे पकड़ती झोंपड़ी से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी और मैं भी सास का पीछा करती हुई घर पर आ गई। मगर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो शख्स कौन था जिससे मेरी सास इतनी बेतकल्लुफ होकर मिल रही थी। अगले ही रोज मैंने अपने शोहर से कहा कि तुम्हारी माँ बदकिरदार है, गैर मर्दों से रात के अंधेरे में जाकर छुप छुप कर मिलती है। पड़ोस को खाना देना तो एक बहाना है, मगर वो खाना किसी और को नहीं बल्कि अपने पुराने आशिक को देती हैं। मेरा इतना कहना था कि मेरे शोहर ने वो कर दिया जो अब तक ना किया था। मेरे तो शोहर के अमल पर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब शोहर ने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं तो बुत बनी अपने शोहर के रद्दे अमल को हैरत से देखती रह गई। मेरे शोहर को मुझ पे यकीन नहीं आएगा, ये बात मैं अच्छे से जानती थी, मगर मेरा शोहर मेरे साथ इस तरह से रवैया अख्तियार करेगा, इस बात की उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी सास का राज फाश करके रहूंगी ताकि मेरे शोहर को उसकी की गई गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो, जो कि उसने मुझ पर हाथ उठाकर गलत काम किया था। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजर ही जाता है। मैंने अपनी सास को मामूल के मुताबिक उस फकीर की झोपड़ी में जाते देखा। मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी सास और उस बुजुर्ग की सारी बातें सुनूं कि आखिर वो आपस में क्या राजो न्याज करते हैं। मैंने झोपड़ी की खिड़की के साथ कान लगा लिए, मगर मेरी सास और बुजुर्ग आदमी आपस में बहुत हल्की आवाज में बातचीत कर रहे थे, जो कम से कम मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे इस सब पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं जल्द से जल्द अपनी सास को मंजरे आम पर लाना चाहती थी, मगर मैं क्या करती, मेरे दिमाग में उस वक्त कोई तरकीब ना आई। मैं जल्दी करती घर आ गई तो शोहर मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्या हुआ, मेरी माँ को बदकिरदार साबित करने के लिए कोई सबूत मिला या नहीं? मैं अपने शोहर की बात पर अंदर तक चल गई थी। मेरा शोहर मुझे ऐसे तंज करेगा, मैं ये जानती नहीं थी, मगर मैंने भी उसे साफ अल्फाज में कह दिया कि बहुत जल्द तुम्हारी अम्मा और उनके राज को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी और फिर अपनी नजरों के सामने देखूंगी कि तुम कैसे अपनी माँ के साथ इंसाफ करते हो। मैं अपने चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ का हिसाब तो तुमसे जरूर लूंगी। मेरे शोहर की एकदम आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे दिल में उसके लिए कितनी नफरत थी आज वो वाजे देख चुका था, मगर हैरत की बात तो ये थी कि अब भी उसने अपनी जुबान ना खुली और खामोशी से अपना काम करने लगा। मैं दिन रात अपनी सास को जाल में फंसाने के लिए तरकीब सोचती रही, मगर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। एक रोज सोचा कि क्यों ना मैं जाकर अपनी अम्मा से मदद लूं। मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे अपने मेके जाना है। वो एकदम चौंक गया और कहने लगा कि ऐसे पहले तो तुमने कभी मेके जाने के लिए बात नहीं की, मगर मैंने भी उससे दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अब मुझे अपने मेके जाना है। मेरा शोहर राजी हो गया तो मैं अगले रोज ही अपने अम्मा अब्बा के घर चली गई। मेरी अम्मा मुझे शादी के इतने दिनों बाद वहां देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो शादी के बाद अपनी अम्मा अब्बा भूल ही गए थे। मैं अम्मा के गले मिली और उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, बस घर में मसरूफियाती बहुत हैं। मेरी सास लोगों की मदद करती हैं तो मैं खाना बनाती हूँ। अपनी सास की मदद करने के लिए मुझे वक्त नहीं मिल पाता कि मैं आप लोगों से मिल सकूं। मेरी अम्मा पहले तो काफी हैरान हुई, मगर मेरी दास्तान सुनकर बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आज मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। अम्मा कहने लगी कि ऐसा भी क्या जरूरी काम था कि तुम्हें माँ की याद आ गई? मैंने अपनी माँ को सारी दास्तान सुनाई। पहले अम्मा खामोशी से सब सुनती रही और फिर कहने लगी कि तुम्हारी सास बदकिरदार नहीं है, तुम उन पर शक कर रही हो। अम्मा की ऐसी बात ने तो मुझे सरता पैर झुलसा दिया था। मुझे अम्मा की बात बहुत बुरी लग रही थी, या शायद मैं अपनी सास के बारे में कुछ अच्छा सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं तो बस सास के घर को तबाह बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि मेरे मुताबिक वहाँ सब दिखावा होता था। लोग एक दूसरे से मोहब्बत का दिखावा करते थे, जो मुझे सख्त नापसंद था। मगर हमेशा जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो ही होता हो। अक्सर औकात हमारे जज्बात में किए गए फैसले हमें शर्मिंदा कर देते हैं, और ये शर्मिंदगी हमें खुद से भी नजरें मिलाने नहीं देती। एक तरफ तो मैं अपनी सास पर इल्जामात और बहतान लगा रही थी, क्योंकि मेरे दिल में आज भी अपने अब्बा के लिए नफरत थी। क्या उन्होंने पैसे की खातिर मेरी शादी एक अमीरजादे से कर दी? मगर मैं इस जंग में ये भूल गई थी कि मैं भी किसी के साथ इंसाफ नहीं कर रही। मैंने अपनी अम्मा से कहा कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं
मैंने अपनी आंखों से अपनी सास को एक बुजुर्ग आदमी से मिलते हुए देखा है। अम्मा कहने लगी कि अपनी आंखें खोलो और उन लोगों की मोहब्बत और उनके खलूस को देखो। हो सकता है वो शख्स तुम्हारी सास का कोई रिश्तेदार हो। मैंने अम्मा से कहा कि अगर वो कोई रिश्तेदार है तो मेरी सास उसे घर पर क्यों नहीं लेकर आती। बहरहाल जब मुझे अम्मा से भी किसी किस्म की कोई शय ना मिली तो मैं बदमज़ा होती अगले रोज ही अपने घर वापस चली गई। मेरा शोहर मुझे अपने घर वापस देखकर काफी हैरान हुआ और कहने लगा, क्या हुआ, शोहर के बिना दिल नहीं लगा या वहां रहकर सुकून नहीं आया? अगर मैं वहीं रह गई तो अपनी सास की जासूसी कैसे कर पाऊंगी? मेरा शोहर मुझे बात बात पर तंज कर रहा था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि मुझे अभी सिर्फ अपना काम करना था। अगले रोज ही जब सास रात के वक्त दोबारा खाना लिए घर से निकली तो अब की बार मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया और अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगी। सास जैसे ही फकीर की झोंपड़ी में गई, मैंने कैमरा झोंपड़ी की खिड़की में लगा दिया ताकि अंदर की तमाम वीडियोस इस फोन में कैद हो सके। मेरी सास आधे घंटे बाद जब झोंपड़ी से निकली तो मैं भी पीछे पीछे अपनी सास के साथ घर आ गई और आते ही घर पे तमाशा लगा दिया। मैं टीवी लाउंज में खड़ी ऊंची ऊंची आवाज में चीख रही थी और सबको इकट्ठा करने लगी। मेरा शोहर अपने कमरे से निकला और हैरानगी से मेरा शोहर सुनने लगा। मेरी सास जो अभी आकर अपने कमरे में गई थी, दोबारा से कमरे से निकली और हैरानगी से कभी मेरी तरफ तो कभी मेरे शोहर की तरफ देखने लगी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं कहती थी ना कि तुम्हारी अम्मा बदकिरदार है, मगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता था। लो आज मैं तुम्हारे लिए सबूत भी लेकर आई हूँ। मैंने अपने शोहर को फोन दिखाया जिसमें तमाम वीडियो भरी हुई थी। मेरी सास आंखों में आंसू लिए अफसोस से मुझे देख रही थी, मगर मुझे वहां किसी की परवाह ना थी। मैंने अपनी सास को नजरअंदाज किया और सारा ध्यान अपने शोहर के चेहरे के जावियों पर लगा दिया। मैं देखना चाहती थी कि अब मेरा शोहर क्या करेगा। मेरा शोहर फोन को गौर से देखता, माथे पे तेवड़ी सजाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए मेरी सास के पास गया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मेरे दिल में जैसे लड्डू फूटने लगे थे कि अब मेरा शोहर मेरी सास की बेइज्जती करेगा और उनको घर से निकाल देगा, क्योंकि मेरी सास ने काम ही ऐसा किया था। मेरा शोहर मोबाइल देखकर रखते हुए मेरी सास को दोनों कंधों से पकड़कर कहने लगा कि अम्मा, आपसे कितनी बार कहा था कि जो भी करोगी बहुत ख्याल और ध्यान से करना। मामू किसी की नजरों में नहीं आने चाहिए, मगर आपने मेरी एक ना सुनी और अब देख ले नतीजा। मेरा शोहर मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा कि तुम जानना चाहती हो ना कि ये कौन है जिससे मेरी अम्मा मिलने जाती हैं। मैं तो अपने शोहर के मुंह से मामू का लफ्ज सुनकर हैरान थी, मगर मैं हकीकत जानना चाहती थी। तभी अपने शोहर को गौर से सुनने लगी। जब मेरे शोहर ने कहा कि मेरे एक ही मामू थे जो आर्मी में थे, उनकी एक ही बेटी थी, दुश्मनों ने उस लड़की को उठा लिया। मेरे मामू अपने दुश्मनों से जंग के लिए तैयार थे, मगर दुश्मन का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। मेरे मामू ने बहुत मेहनत की और दुश्मनों को मंजरे आम पर ले आए थे, मगर उनमें से एक बचकर भाग गया। मेरे मामू ने अपनी बेटी को लेकर जो तकलीफ झेली वो बयान नहीं की जा सकती। मेरे मामू की बेटी मुझसे 3 साल छोटी थी। मामू ने मुझसे दरखास्त की कि मैं उसको अपने निकाह में ले लूं। मैंने ऐसा ही किया और मामू की बेटी से शादी कर ली, मगर मेरे निकाह में आने के कुछ अरसे बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। उसके मरने के बाद एक खत उसके बिस्तर से मिला जिस पर लिखा था, मेरे अब्बा को बचा लो, अगर मैं खुद को ना मारती तो वो लोग अब्बा और आपको मार देते। खत पढ़ने के बाद मुझ में हिम्मत बाकी ना रही थी। मैं अंदर तक टूट चुका था। बेशक वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, मगर मुझे अपने मामू से बहुत मोहब्बत थी। मेरे मामू जो तन्हा रह गए थे, कई बार उनके दुश्मनों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर अब हम अपने मामू को खोना नहीं चाहते थे। तभी मामू को उनकी बेटी की कसम देकर एक फकीर के हुलिये में एक जगह छुपा दिया और उस जगह का पता तुम्हारे अब्बा अम्मा और मेरी अम्मा को पता था। अपने माँ बाप के जिक्र पर मैं एकदम चौंक गई। मैंने सवालिया नजरों से अपने शोहर की तरफ देखा और उससे पूछा कि मेरे माँ बाप इस सब में कहाँ से आ गए। पहले तो वो तंजिया हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे अम्मा अब्बा सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे अब्बा मेरे मामू के बेहतरीन दोस्त थे और ये सब जो आज हो रहा है, तुम्हारा मुझसे शादी होना और मामू का ऐसे छुप जाना, ये सब तुम्हारे अब्बा का ही मंसूबा था। तुम्हारे अब्बा मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा रिश्ता खुद कहकर मुझसे कर दिया, मगर तुम्हें हकीकत ना बताई गई ताकि कभी किसी के सामने तुम्हारे मुंह से कुछ निकल ना जाए, और ये सब भी मेरे कहने पर ही किया गया था।
मगर तुम्हारे अब्बा को परेशानी थी कि तुम किसी भी सूरत इस रिश्ते के लिए नहीं मानोगी। मैं ये भी जानता था कि तुम किसी और को चाहती हो। मैंने तुम्हारे अब्बा को बहुत बार मना करने की कोशिश की, मगर उनकी एक ही जिद थी कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो इसको धोखा दे रहा है। मगर तुम समझने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मा से कहकर तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी कि उन्हें अपने बिजनेस में तरक्की के लिए तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा था। वो खुद तो बुरे बन गए, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दी। मगर तुमने अपने बाप के लिए अपने दिल में इतनी नफरत पैदा कर ली कि तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गई। मैं तुम्हारे साथ शुरू दिन से बहुत अच्छे तरीके से रहा, मगर तुमने मेरी भी परवाह ना की। तुम इस बात का अंदाजा ही नहीं कि तुम सबका कितना दिल दुखा चुकी हो। हकीकत जाने बगैर जब किसी पर बहतान लगाया जाए या किसी पर इल्जाम लगाया जाए तो उसकी माफी नहीं होती, बल्कि उसकी सजा मिलती है। मैं आंसू बहाती अपने शोर की तमाम बातें सुन रही थी। मैं सबके साथ कितना बुरा कर चुकी थी, ये कबूल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर जो बोया था तो काटना ही था। इंसान अगर वक्त से पहले और हालात बिगड़ने से पहले सोच ले कि वो क्या करने जा रहा है, तो बहुत से रिश्ते, बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। मैंने जो किया, मुझे उसकी मेरे घर वालों से तो माफी मिल गई, मगर मेरा ज़मीर मुझे आज भी मलामत करता है। आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैंने गमज़दा लोगों को कितनी तकलीफ में मुब्तला किया, और मेरे लिए उसकी सबसे बड़ी सज़ा यही थी कि मैं आज तक अपने किए पर पशेमान हूँ, मगर फिर भी मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता।